आज 90 सीटों पर वोटिंग है और 8 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। चुनावी दंगल में 1031 उम्मीदवार हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग है और सीएम सैनी समेत हुड्डा और विनेश फोगाट की किस्मत भी आज दांव पर है। तो आज हरियाणा के चुनावी दिन की शुरुआत होगी, यानी आज होगा मतदान और आज 90 सीटों पर, सभी 90 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आ जाएंगे। सीएम सैनी समेत तमाम बड़े नेताओं की किस्मत आज दांव पर। और ये देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वोटिंग करते हुए दिख रहे हैं आपको, अपना मतदान करके। ये देखिए मतदान करने के बाद स्याही का चिन्ह दिखाते हुए और तमाम बड़े नेता एक एक करके आज सुबह से ही मतदान करने पहुंच रहे हैं। ये आज सुबह की तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मनोहर लाल खट्टर पहुंचे मतदान करने के लिए और देखिए मीडिया से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुबह से ही मतदान शुरू है और शाम 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग होनी है। आज सभी 90 सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है और 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं, चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बात का बहुत ही अच्छा अवसर मिला है कि मैं आज अपने बूथ नंबर 182 के ऊपर पहला वोट मैंने ठीक 7 बजे डाला है। भले मैं 3-4 मिनट पहले पहुंच गया था, लेकिन मुझे 3 मिनट इंतजार के बाद पहला वोट डालने का अवसर मिला है। संदेश भी जाता है कि हाँ, मेरा सब प्रदेशवासियों से ये निवेदन है, अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके, और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे छोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है, इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की, हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा। बाकी जिलों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए। कांग्रेस की आश्वस्तता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ। तो आप सुन रहे थे मनोहर लाल खट्टर मतदान करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। रजनीश रंजन हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुलाना से है और सुमंत कुमार सिरसा से जुड़ेंगे हमारे साथ। मोहित मल्होत्रा नारायणगढ़ से है। सबसे पहले हम चलेंगे रजनीश के पास, करनाल में मौजूद है। रजनीश, मनोहर लाल खट्टर ने सुबह सुबह यानी कि सबसे पहले आकर मतदान किया, और कौन कौन बड़े चेहरे हैं आज चुनावी मैदान में? करनाल की क्या इक्वेशन है, वहां क्या बड़े मुद्दे रहने वाले हैं आज मतदाताओं के मन में? बिल्कुल, देखिए करनाल बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये विधानसभा ये है, लेकिन पिछली बार यहाँ से ज़रूर वो उपचुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल दी है। 2019 और 2014 में यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीते थे, जो अभी करनाल से सांसद हैं। उनका बयान भी आपने सुना। उनका ये कहना है कि 3 चुनाव वो यहाँ से जीत चुके हैं और नायब सिंह सैनी भी यहाँ से विधायक चुनकर आए थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। और इस बार जो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा भरोसा उस उम्मीदवार पर है, क्योंकि ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हॉट सीट है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है। अब से महज 2-3 मिनट पहले ही वोटिंग शुरू हुई है और लोग धीरे धीरे आने लगे हैं। बहुत तेज़ रफ्तार से ये शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती समय है, 4-5 मिनट पहले वोटिंग शुरू हुई है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उनसे ही बात करेंगे। सर, वोट देने आए हैं, फर्स्ट वोटर आप लग रहे हैं, क्या चुनाव के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट दे रहे हैं? चुनाव के मुद्दे बहुत बढ़िया है और दोनों पार्टी जीत रही, वो कोशिश कर रही है और उसमें हमारा राइट बनता है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है रजनीश, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। हम आगे बढ़ते हैं, जुलाना का रुख करते हैं जहां से हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे जुड़े हुए हैं। आनंद, आप बताइए, आप किस विधानसभा सीट पर मौजूद हैं, कहां पर हैं, पोलिंग बूथ पर किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं के बीच आज वोटिंग को लेकर?
बिल्कुल, हम जिन जिले की जुलाना सीट पर हैं, जुलाना वैसे ही एक हाई प्रोफाइल सीट हो गई जब से यहाँ पे विनेश फोगाट को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। और न सिर्फ विनेश फोगाट बल्कि यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं कविता दलाल और उनके अलावा बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी, तीनों इस बार जो है युवा उम्मीदवार है। तीनों का पहला चुनाव है और ये सीट जो है अभी जेजेपी की सिटिंग सीट है, लेकिन इस बार विनेश फोगाट ने यहाँ पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। और यहाँ पर आप देखिए जिस बूथ पर है, आपको लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे जो वोटर है सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। वोटिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है और सब जो है सबके हाथ में अपने अपने वोटर आई कार्ड है और ये सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अगर हम सीट के समीकरण की बात करें तो विनेश फोगाट यहाँ पर जो एक सिंपैथी वोट होता है उसके नाम पर उन्होंने यहाँ जनता से वोट मांगे थे। जो उनके साथ पिछले 1-2 साल में हुआ उसको लेकर उन्होंने लोगों के पास गई और लोगों से वोट मांगे। और कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ पे जो पिछले 2 चुनावों से नहीं जीत रही है, 2014 में यहाँ पे INLD जीती थी, पिछली बार यहाँ जेजेपी जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को यहाँ उम्मीद है कि विनेश फोगाट जो यहाँ से उनको जीत का उनका खाता खोलेंगी। और विनेश फोगाट को भी उम्मीद है कि जो उनके साथ यहाँ पे हुआ था पिछले 2 साल में, जो उनके साथ हुआ, जो नाइंसाफी हुई, उसको लेकर उनको सहानुभूति की उम्मीद है। और इस सीट पे 50% ज़्यादा जाट वोटर है और उन्हीं जाट वोटरों के दम पर कांग्रेस को उम्मीद है कि विनेश फोगाट उनको जीत दिलाएगी। हालांकि बाकी जो दोनों उम्मीदवार हैं कांग्रेस के माफ़ कीजिए जो बीजेपी के जो कैप्टन योगेश बैरागी है, उनको ये लगता है कि वो पिछले 10 साल में जो यहाँ पर बीजेपी सरकार ने काम किया है उसको लेके उनको यहाँ पे वोट मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कविता दलाल जो कि पहला चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी के टिकट पे, वो भी पहलवान है, WWE की फाइटर रही है, वो उनको लेडी खली भी कहा जाता है। उनको उम्मीद है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किए उसका असर और जो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किए उसका असर यहाँ पे मिलेगा और उसके वोट उनको यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल आनंद, इस बार के हरियाणा चुनाव में पहलवानों ने भी जबरदस्त ताल ठोकी है, राजनीतिक ताल ठोकी है। मोहित मल्होत्रा के पास चलेंगे, नारायणगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। नारायणगढ़ का क्या इक्वेशन है इस बार मोहित, और बड़े मुद्दे यहां पर क्या हैं जिसको ध्यान में रखकर मतदाता पहुंच रहे हैं, और साथ में तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, नारायणगढ़ जो है वो घर है, इलाका है सीएम नायब सिंह सैनी का। हालांकि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो इसके बगल में ही लाडवा विधानसभा सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त मिर्जापुर गांव के इस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये जो प्राथमिक पाठशाला है, यहाँ पर अब से थोड़ी देर में सीएम नायब सिंह सैनी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुँचेंगे। और ये उनका गढ़ माना जाता है क्योंकि कुरुक्षेत्र से ही वो लगातार सांसद रह चुके हैं और लाडवा विधानसभा सीट से खुद चुनाव मैदान में हैं। सुबह सुबह वोट डालकर अपने परिवार के साथ वो पूरे जो लाडवा विधानसभा जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां का मुआयना करेंगे, वहां के अलग अलग बूथों पर जाएंगे। तो सीएम नायब सिंह सैनी की प्रतिष्ठा दांव पर है, ना सिर्फ अपने कुरुक्षेत्र की तमाम जो विधानसभा सीटें हैं उनको बचाने का उन पर दारोमदार है, तो वहीं तीसरी बार सरकार सत्ता में आएगी या नहीं, क्योंकि ये भी देखने वाली बात होगी। सीएम नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। सीधे तौर पे कहा गया है बीजेपी के द्वारा कि अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, तो उनके चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी वजह से उनकी साख दांव पर लगी हुई है और सीएम नायब सिंह सैनी अब से थोड़ी देर में यहाँ पर वोट डालने पहुंचेंगे और उसके बाद वो अपना जो विधानसभा क्षेत्र है लाडवा वहां पर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। पुनीत, आज सभी 90 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और मतदाताओं से आपने बात की है, क्या है फरीदाबाद के मुद्दे? देखिए, 18 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। महिलाएं सुबह सुबह किचन का काम छोड़ करके वोट डालने आई हैं। खासतौर से जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मैम, सुबह सुबह बिना चाय पिए नाश्ता किए आप वोट डालने आ गई हैं क्या? हाँ जी, उठ के ही आ गई आ रही। हाँ जी। क्या मुद्दे हैं आपके जहन में रख करके कि आप अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं? किन मुद्दों पर वोट? मुद्दे तो ये है कि हमारी यहाँ सफाई, साफ सफाई का खास मुद्दा है यहाँ का, फरीदाबाद की साफ सफाई, और बस यही मेन तो यही है। और पानी वगैरह, ये सीवेज का पानी वगैरह सीवेज का। तो देखेंगे आप कि लोग सुबह 7 बजते के साथ ही अगर आप देखेंगे तो महिलाएं और बुजुर्ग खास तौर पर जो है वो यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं। आपसे बात करते हैं। सर, आप लोग भी सुबह सुबह वोट डाले हैं, किन मुद्दों को जहन में रख के वोट डालने आए? मुद्दों के अपने हरियाणा के विकास के लिए वोट डाले, आम जनता का काम हो चुके और ये देश हित में करना अपना जो वोट डालना हमने।
देश हमारे लिए सर्वोपरि है। तो आज हमारे लिए खुशी का दिन है। 5 साल में एक बार आता है। हम मिलकर पूरे हरियाणा के विकास के लिए वोट करेंगे। पहले नाश्ता करें, सीधा वोट डालने आए? वोट डालने आए। पहले वोट डालने आए तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 18 लाख करीब वोटर हैं यहाँ पर। लोगों की बातों से लग रहा है कि उन्होंने ये तय किया है कि पहले मतदान फिर जलपान। कम से कम उनकी बातों से यही समझ में आ रहा है। रोहतक चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त कुमार विक्रांत जुड़े हुए हैं। कुमार, रोहतक में क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सुबह सुबह मतदान की? देखिए, रोहतक में भूपिंदर सिंह हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। गढ़ी सापला किलोई उनकी विधानसभा है। फिलहाल मैं उनके घर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि तमाम पानी वानी की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन लोग अभी नहीं पहुँचे हैं। कुर्सियाँ लग रही हैं। सूत्रों का ये कहना है कि तकरीबन 10:15 बजे भूपिंदर सिंह हुड्डा वोट डालने के लिए निकलेंगे। देर रात तक तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पर चर्चा रही भूपिंदर हुड्डा की। और गढ़ी सापला किलोई की अगर बात करें तो यहाँ के लोगों को लगता है कि क्या वो अपना मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। तो बहुत अहम सीट है गढ़ी सापला किलोई रोहतक की, जहां से भूपिंदर सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बार फिर, हालांकि उम्मीदवारी उनकी भी है, लेकिन चूंकि कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या भूपिंदर हुड्डा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो, सभी ये कह रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन विधायकों की राय के बाद आलाकमान आखिरी फैसला करेगा। तो अब रोहतक में क्या एक बार फिर रोहतक से भूपिंदर सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे, इसी बात को लेकर के यहाँ के कार्यकर्ता हो या वोटर हो वो मतदान कर रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास। कुमार, देखिए इस वक्त कुलदीप बिश्नोई क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अभी जो कैंडिडेट यहाँ पर आया है, लोगों से हम पूछते हैं कि आप पहले आपने कभी इसको देखा, कहते नहीं। क्या आप इसको जानते हो, कहते नहीं। तो कभी इसने आपके सुख दुख में आया, कहते नहीं। तो कहते कभी आपके आगे आएगा, कहते कुछ काम किया, कहते नहीं। तो कोई ये किसी के गाँव को जानता है, किसी को जानता है, कहते नहीं। तो समझदार आदमी कैसे वोट देगा। तो बहुत बढ़िया माहौल है और आने वाले समय भव्य ने पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत बढ़िया काम आदमपुर में किए। लगभग 800 करोड़ के विकास कार्य करवाए और अगले 5 साल को 1.5 साल के अंदर ही 5 साल मिलेंगे। तो पढ़ा लिखा है, नौजवान है, समझदार है। चौधरी भजनलाल जी की झलक लोग इसमें देखते हैं। तो आने वाले 5 साल भी ज़बरदस्त काम करके आदमपुर को और बुलंदी तक पहुँचाएंगे। एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मनमुटाव की खबरें चल रही थी। नहीं, मेरी तो किसी से मनमुटाव नहीं। हम तो सबसे बना के रखते हैं। चौधरी भजनलाल जी ने ये कहा कि सबसे बना के रखो। ठीक। तो आज हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे जरूर अपडेट लेंगे। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर जाने वाले हैं। 56,000 करोड़ की मिलेगी सौगात। कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री। 56,000 करोड़ की महाराष्ट्र को सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा है। आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 56,000 करोड़ की सौगात और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश को कई विकास योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 9.4 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करेंगे। सुबह वाशिम में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी करीब 23,300 करोड़ रुपए की कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। शाम 4 बजे ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी बंजारा समुदाय के मंदिर में भी करेंगे दर्शन, जिसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वाशिम में जगदम्बा माता मंदिर, पोहरफत देवी में दर्शन करेंगे। साथ ही वाशिम में संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधियों पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र में बंजारा समाज की आबादी करीब 6% है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके वसंतराव नाइक और सुधाकर राव नाइक बंजारा समुदाय से आते हैं। चुनावों से ठीक पहले सभी राजनीतिक पार्टियां इन्हें अपनी ओर खींचना चाहती हैं। आज राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 9 बजे राहुल गांधी कोल्हापुर पहुंचेंगे।
महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है। राहुल गांधी को कल 2 दिवसीय कोल्हापुर दौरे पर पहुंचना था, लेकिन उनके विमान में तकनीकी खराबी आने की वजह से कल राहुल गांधी कोल्हापुर नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए वो आज कोल्हापुर दौरे पर जा रहे हैं। आज राहुल गांधी बावड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही वो कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हर्षवर्धन पाटिल बीजेपी छोड़कर शरद पवार गुट में शामिल होने जा रहे हैं। शरद पवार गुट के विधायक जयंत पाटिल ने हर्षवर्धन पाटिल के शरद गुट में शामिल होने की जानकारी दी। जयंत पाटिल ने कहा कि शरद पवार की मौजूदगी में 7 अक्टूबर को हर्षवर्धन पाटिल शरद गुट एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि हर्षवर्धन के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते 6 दशक पुराने हैं। आज हम सब फिर एक बार साथ में काम करेंगे। हम सब बहुत खुश है कि जो हमारे बड़े भाई है हर्षवर्धन भाई, वो पार्टी में हम सब साथ करेंगे। उनका पूरा मान सम्मान पार्टी में होगा। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बेटा एक बार फिर से सुर्खियों में है। परिवहन विभाग ने डिप्टी सीएम के बेटे का चालान काटा है। परिवहन विभाग ने प्रेमचंद बैरवा के बेटे का 7,000 रुपए का चालान काटा है। इसी वायरल वीडियो की वजह से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे पर यह एक्शन लिया गया है। प्रेमचंद बैरवा के बेटे की उम्र 18 साल से कम है और वो इस वीडियो में कार ड्राइव करता दिख रहा है। इसी वायरल वीडियो के चलते प्रेमचंद बैरवा की भी खासी किरकिरी हुई थी। हालांकि उन्होंने इस मामले के तूल पकड़ने पर अपने बेटे का बचाव किया था। और अब बात एक वायरल वीडियो की, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, 30 सेकंड में देखिए ये रिपोर्ट। वीडियो नोएडा फेज 1 के सेक्टर 8 का बताया जा रहा है, जिसमें देखिए किस तरह से एक शख्स खुलेआम हाथ में तलवार लिए दिख रहा है। ये शख्स सड़क पर अपनी बाइक लगाता है और फिर उस पर केक रखता है। फिर कई लोगों की मौजूदगी में केक काटने के लिए तलवार का इस्तेमाल करता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस वालों से दोस्ती के चलते इस शख्स ने खुलेआम तलवार से केक काटने की हिम्मत दिखाई, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन की पुलिस से मुठभेड़ के दौरान दाहिने पैर में लगी गोली, पिस्टल की बरामदगी के दौरान हुई मुठभेड़। दारोगा की पिस्टल छीनकर की थी फायरिंग। पुलिस ने आत्मरक्षा में चलाई गई। तो अमेठी हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जो आरोपी, उसका एनकाउंटर, पैर में उसके गोली लगी है और पिस्टल की बरामदगी के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। दारोगा की पिस्टल छीनकर उसने फायरिंग की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, आत्मरक्षा में गोली चलाई और जिससे वो घायल हो गया। यूपी के देवरिया में लड़कियों से छेड़छाड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 8वीं क्लास की 2 लड़कियों के साथ बाइक सवार मंचरों ने उस वक्त छेड़छाड़ की जब वो स्कूल से पढ़कर घर लौट रही थी। इस दौरान एक छात्रा खेतों में जा गिरी और दूसरी छात्रा मदद के लिए पास ही मौजूद एक घर की ओर दौड़ी। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो भी तहरीर हम लोगों को मिली है उसके आधार पर सुरंग धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस की 5 टीमें इस संबंध में बनाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग देख रहे हैं और कुछ डेफिनेट लीड्स हम लोग के पास में हैं। जल्दी ही जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ARMMAN फाउंडेशन के सहयोग से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय किलकारी और मोबाइल एकेडमी पर राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की। आधिकारिक तौर पर 3 नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यक्रम लॉन्च किया गया। किलकारी और मोबाइल अकादमी की पहल से देश के करोड़ों गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को फायदा हो रहा है। केएमए द्वारा जगह जगह वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। हर मां और बच्चों को उनके परिवार तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा रही है। केएमए कार्यक्रम में शामिल सदस्यों ने अपनी राय रखी। We have a lot of confidence on our ground level staff. They do a lot of work. So we told them in a simple, understandable language how to deliver the goods.
और हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, देखते हैं प्रोवो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या भारत चैंपियंस कप 2025 में हिस्सा लेगा? 75% यस, 25% नो। क्या तेलंगाना इस साल मल्टीपर्पज डिजिटल कार्ड लागू करेगा? 50% यस, 50% नो। क्या भारत ग्लोबल पीस समिट में हिस्सा लेगा? 75% यस, 25% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोवो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply. तो आज हरियाणा में सभी 90 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग से पहले सीएम सैनी ने पूजा अर्चना की। करनाल में मनोहर लाल खट्टर ने अपना मतदान कर दिया है। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए तस्वीरें, सीएम सैनी मतदान से पहले पूजा प्रार्थना करने पहुंचे।